Dear student, we will discuss about the बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके जो लास्ट वाले वीडियो हमने किए थे उसमें हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था कि रदरफोर्ड ने कैसे अपने अल्फ़ा स्कैटरिंग के बारे में बताया, अल्फ़ा स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट से कैसे उन्होंने अपना एक मॉडल बनाया जिसको हम रदरफोर्ड मॉडल भी कहते हैं और प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ लिमिटेशंस भी थी कि वो जो है स्टेशनरी ऑर्बिट को नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए थे। उसके बाद जो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जब भी किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो उसमें से एनर्जी रेडिएट होती है, तो वो रेडिएटिंग एनर्जी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो वो सारी लिमिटेशंस हमारी रदरफोर्ड मॉडल में थी और रदरफोर्ड जो है वो अपना लाइन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इसके बाद फिर बोहर ने जो है इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया और अपना एक एटम का मॉडल दिया जिसे हम क्या कहते हैं, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में हमेशा आपका 6 मार्क्स में आता है। बोहर कंबाइंड क्लासिकल एंड अर्ली क्वांटम कंसेप्ट्स एंड गेव हिज थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ 3 पोस्टुलेट्स। तो बोहर ने क्या किया कि जो क्लासिकल कंसेप्ट्स थे जो पहले से दिए गए थे और जो क्वांटम कंसेप्ट्स थे उनको क्या किया, कंबाइन किया और इन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने अपनी थ्योरी जो दी है हाइड्रोजन एटम की, बोहर थ्योरी जो दी है, और बोहर थ्योरी जो दी है उन्होंने अपनी वो 3 पोस्टुलेट्स की फॉर्म में दी है। बोहर ने जो अपनी बोहर थ्योरी दी है वो 3 पोस्टुलेट्स की फॉर्म में दी है। तो बोहर ने जो है अपने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे। तो ये 3 पोस्टुलेट्स क्या है ये हमें पता होना चाहिए। दीज 3 पोस्टुलेट्स आर एज फॉलोज। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट है बोहर का, द बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट वाज दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम could revolve in a certain stable orbit without the emission of radiant energy। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब भी हमारा किसी भी, तो फर्स्ट इसमें जो हमें यहाँ पे बताया गया है इसका पोस्टुलेट्स कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एटम में जब वो रिवॉल्व करता है तो वो किसी भी ऐसा नहीं है कि वो हर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ही स्टेबल ऑर्बिट्स में जो है वो रिवॉल्व करता है, सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में जो ही वो रिवॉल्व करता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ही स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है और जब भी इन ऑर्बिट्स में ये रिवॉल्व करता है विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जब भी वो इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है तो उसमें से कोई भी एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं होती, कंट्रेरी टू द प्रिडिक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू this postulate, each atom has certain definite stable state in which it can exist and each possible state has definite total energy. These are called the stationary state of atom। तो बोहर ने जो अपना फर्स्ट पोस्टुलेट यहाँ पे दिया था, तो बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है और ये जो सारे स्टेबल ऑर्बिट हैं सारे स्टेबल ऑर्बिट पॉसिबल नहीं होते, केवल कुछ ही स्टेबल ऑर्बिट्स जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। सारे के सारे स्टेबल ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, कुछ ही हमारे स्टेबल ऑर्बिट पॉसिबल होते हैं जिनको हम सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब भी इन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसमें से कोई भी जो एनर्जी है वो रेडिएट नहीं होती विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसमें से कोई भी एनर्जी नहीं निकलती है। इससे पहले हर रदरफोर्ड वाले मॉडल में हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब हमारा स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है तो वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल बन जाता है और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल में से क्या निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। ये रदरफोर्ड ने बताया था। लेकिन बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे कुछ ही स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और जब वो इन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो उसमें से कोई भी रेडिएंट एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं होती। और बोहर के फर्स्ट पोस्टुलेट ने बताया कि हर एटम की जो है एक डेफिनेट स्टेबल स्टेट होती है और इन्हीं स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है और हर स्टेट की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। और इन्हीं स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम। इन्हीं को ही हम स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम कहते हैं। तो ये बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में
रिवॉल्व करता है, जिन्हें हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। हर स्टेशनरी ऑर्बिट में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसमें से किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एमिशन नहीं होता। इसके बाद जो है बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है। बोहर के सेकंड पोस्टुलेट्स ने हमें क्या बताया? बोहर सेकंड पोस्टुलेट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus only in those orbits for which the angular momentum is some integral multiple of h upon 2 pi। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताया बोहर के सेकंड पोस्टुलेट्स ने कि अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में ही जो है वो रिवॉल्व करता है, सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तो यहाँ पे बोहर ने बताया कि सेकंड पोस्टुलेट में बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अबाउट इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो ये केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम इज़ सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, जहाँ पे h जो होता है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है, और प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। तो बोहर के सेकंड पोस्टुलेट ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन हमारे जो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है? सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, और जहाँ पे h जो होता है ये प्लैंक कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो कैपिटल एल होता है। एंगुलर मोमेंटम का जो सिंबल है वो कैपिटल एल होता है। तो बोहर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट्स में क्या बताया कि ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अबाउट मान लो ये कोई ऑर्बिट है, स्टेबल ऑर्बिट है, या स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन केवल इसी ऑर्बिट में तभी रिवॉल्व कर सकता है जब इसका जो एंगुलर मोमेंटम है एल दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, यानी कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज एन को हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रल मल्टीपल, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो ऐसे के लिए जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है? एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, उसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे रिवॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हमें बोहर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट्स में दी है। एंगुलर मोमेंटम इज एन से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, और जहाँ पे h जो है वो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है प्लैंक कांस्टेंट की। लेकिन हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, और लीनियर मोमेंटम जो होता है वो mv के बराबर होता है इंटू r। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर हो जाता है? हमारा mvr। लेकिन हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो किसके बराबर होता है? mvr के बराबर होता है। और बोहर के सेकंड पोस्टुलेट से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी है? nh अपॉन 2 पाई। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें यहाँ से तो ये किसके बराबर हो जाएगा? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, जहाँ पे n जो है ये हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 2 3 एंड सो ऑन रहती है। n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, n यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर नहीं है। और n को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बोहर ने n को क्या दिया? n को क्या नाम दिया, क्या स्पेसिफाई किया? n इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारी बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है कि एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का है mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो ये बोहर का सेकंड पोस्टुलेट था वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद है बोहर थर्ड पोस्टुलेट। बोहर ने अपने थर्ड पोस्टुलेट में क्या बताया? बोहर थर्ड पोस्टुलेट स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रॉन might make a transition from one of its specified non-radiating orbit to the another of lower energy. When it does, a photon is emitted having the energy equal to the energy difference between the initial and final kinetic energy.
तो बोहर के थर्ड पोस्टुलेट ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में भी ट्रांजिशन कर सकता है। जैसे कि मान लो ये हमारा कोई सेकंड एनर्जी लेवल है और ये हमारा थर्ड एनर्जी लेवल है, तो यहाँ पे बोहर ने अपने थर्ड पोस्टुलेट में क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर हमारा हायर एनर्जी लेवल में है तो वो लोअर एनर्जी लेवल में भी आ सकता है। तो मान लो ये हमारे पास जैसे कि ये हमने बताया अभी कि ये हमारा मान लो कोई सेकंड एनर्जी लेवल है और ये कोई हमारा जो है ये थर्ड एनर्जी लेवल है, और इलेक्ट्रॉन जो है मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा थर्ड एनर्जी लेवल में है। थर्ड एनर्जी लेवल जो है दैट इज़ द हायर एनर्जी लेवल। जो थर्ड एनर्जी लेवल है ये हायर एनर्जी लेवल है और ये जो है ये लोअर एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड लेवल से सेकंड लेवल में भी आ सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल से सेकंड लेवल में आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल से सेकंड लेवल में आएगा, तो ये जो एनर्जी गैप है दैट विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक फोटोन निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, एक फोटोन निकलेगा। तो और उस फोटोन की जो एनर्जी होगी, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर होती है। हमें पता है फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के बराबर होती है, और दैट इज़ इक्वल टू ये जो फोटोन की एनर्जी एच न्यू होगी ये किसके बराबर होगी, दैट इज़ द एनर्जी लेवल थर्ड एनर्जी लेवल माइनस सेकेंड एनर्जी लेवल। तो ये जो है बोहर ने अपने थर्ड पोस्टुलेट में बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है, तो ये बताया था बोहर ने कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल, यहाँ पे हमने हायर एनर्जी लेवल जो लिया है वो 3 लिया है। हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल में अगर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एमिट करता है, और वो फोटोन की जो एनर्जी होगी एच न्यू वो किसके बराबर होगी, E3 माइनस E2, यानी कि दोनों एनर्जी लेवल की जो एनर्जीज़ हैं उनके डिफरेंस के बराबर वो फोटोन की जो एनर्जी होगी। तो यहाँ पे फिर जनरलाइज करके अगर हम यहाँ पे लिखें तो अगर हमारे पास मान लो EI जो है, EI ये हमारे पास इनिशियल है, ये इनिशियल एनर्जी लेवल है, और EF जो है ये फाइनल एनर्जी लेवल है। तो इनिशियल एनर्जी लेवल जो है EI इनिशियल एनर्जी लेवल जो है ये हायर एनर्जी लेवल है, और EF वाला एनर्जी लेवल जो है ये हमारा नीचे है। तो दोनों के जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो किस में रेडिएट होगा, दैट इज़ रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एंड हैविंग द एनर्जी एच न्यू। फोटोन की जो एनर्जी होगी वो एच न्यू होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो यही हमें यहाँ पे थर्ड पोस्टुलेट में बताया गया है। थर्ड पोस्टुलेट में बोहर ने हमें बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा जो है ट्रांजिशन कर सकता है वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू द अनदर लोअर एनर्जी। तो वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जब हमारा ट्रांजिशन करता है तो उसमें से क्या निकलता है, एक फोटोन निकलता है। एक फोटोन इज एमिटेड एंड फोटोन की जो एनर्जी होती है हैविंग द एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एनर्जी लेवल एंड फाइनल एनर्जी लेवल। यानी कि ये जो फोटोन की एनर्जी है, जो फोटोन हमारा एमिट हुआ है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके बराबर होगी, एच न्यू इज इक्वल टू EI माइनस EF। तो यहाँ पे जो EI है वो एनर्जी जो है ग्रेटर है और EF की जो एनर्जी है वो लोअर है। तो ये बोहर का थर्ड पोस्टुलेट है। जो EI जो है वो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और EF जो है वो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो हमें पता है जो EI है दैट इज़ ग्रेटर देन EF, तभी जो है उनका गैप जो है वो फोटोन के फॉर्म में एमिट होता है जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जो है वो ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बोहर ने जो है वो अपने 3 पोस्टुलेट्स हमें यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा बोहर ने जो अपना फर्स्ट पोस्टुलेट बताया कि कोई भी जो एटम है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करेगा, और न्यूक्लियस के अबाउट वो केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनके सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में ही जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा रिवॉल्व करता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन हमारा इन स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है तो उसमें से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं होती, और हर पॉसिबल स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, और हर
इन स्टेट्स की जो एनर्जी है वो भी हमारी फिक्स होती है और ये स्टेशनरी ऑर्बिट जो हैं ये भी हमारे फिक्स होते हैं। फिर सेकंड पोस्टुलेट्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा, और h इज़ द प्लैंक कांस्टेंट और n इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल। फिर हमने देखा कि इनके लिए जो mvr होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, NH/2 और थर्ड पोस्टुलेट्स में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर सकता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, और जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है तो उनकी जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज़ एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन हैविंग द एनर्जी h/nu। तो यहाँ से हमने किया है। नेक्स्ट इसमें फिर है बोहर ने जो अपनी थ्योरी दी थी, बोहर ने अपने मॉडल की जो थ्योरी दी थी उसे हम बोहर थ्योरी कहते हैं। तो बोहर मॉडल इज़ वैलिड फॉर ऑल 1 इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयंस विच कंसिस्ट ऑफ ए tiny positively charged nucleus and an electron revolving in a stable circular orbit around the nucleus। तो यहाँ पे बोहर ने क्या बताया कि बोहर मॉडल जो है किस किस के लिए वैलिड है। बोहर मॉडल किस किस के लिए वैलिड था हमारा उस टाइम पे, कि बोहर मॉडल जो है सभी 1 इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए, कि ऐसे एटम्स जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एटम्स जिसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, उन सब के लिए जो बोहर मॉडल है वो वैलिड है। बोहर मॉडल उन सभी एटम्स के लिए वैलिड है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम्स हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स भी हो सकते हैं और ये आयंस भी हो सकते हैं विच कंसिस्ट ऑफ ए टिनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जैसे कि फिर यहाँ पे बताया गया है these 1 electron atoms और आयंस कैन बी कॉल्ड एज ए हाइड्रोजन लाइक एटम। ऐसे एटम्स को हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में तो हमारे पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन में तो हमारे पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एटम्स। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन एटम कहेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स में हमारे क्या आएंगे, आयंस आएंगे जिनमें कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हीलियम है, तो हीलियम जो है, हीलियम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर यहाँ पे हीलियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, और ये क्या बन जाएगा, जब हीलियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये हीलियम आयन बन जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हीलियम आयन है ये भी किसकी तरह बिहेव करता है, ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें भी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम की तरह बिहेव करता है, तो ये भी हमारे आयंस हो जाते हैं। सिमिलरली ऐसे ही सेम अगर हमारे पास लिथियम है, तो लिथियम में हमें पता है, लिथियम में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लिथियम अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, लिथियम 2+ हो जाएगा, और लिथियम 2+ में भी 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद हमारे पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। तो जो लिथियम 2+ है, लिथियम 2+ भी जो है ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम की तरह बिहेव करता है, और जो बोहर मॉडल है वो इसके लिए भी हमारा वैलिड होगा। तो बोहर ने यही बताया कि बोहर का जो मॉडल है वो सभी एटम्स के लिए जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन में तो होता ही 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और या फिर ऐसे आयंस जिसमें कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है अराउंड द न्यूक्लियस। दीज 1 इलेक्ट्रॉन एटम को हम, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन एटम है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स भी कहते हैं। जैसे कि सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, अगर सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम है यानी कि He+, एक बार ये आयोनाइज्ड है, और डबली आयोनाइज्ड लिथियम का मतलब Li2+, यानी कि इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। तो ये सब, इन सब के लिए जो है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए हमारा बोहर मॉडल जो है वो वैलिड होता है। फिर यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और M जो है इलेक्ट्रॉन का मास है, और V जो है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, और R जो है ऑर्बिट का रेडियस है,
और जेड ई जो है वो न्यूक्लियस का चार्ज है। जेड जो है दैट इज़ द एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन के केस में जेड की वैल्यू जो हो जाती है वो 1 हो जाती है। तो ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो हमारा कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हमें पता ही है कि जैसे कि मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के अबाउट जो है ये हमारा स्टेबल ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारा इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो इसको रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, किसी भी चीज़ को रिवॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरत होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, और हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, mv²/r। और r क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट का, अगर हम यहाँ पे किसी भी ऑर्बिट का रेडियस हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में घूमने के लिए कितना फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और उसकी वैल्यू होती है mv²/r। और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से आएगा, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से आएगा, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल कम फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आएगा। यानी कि ये अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन के पास जो है वो प्लस चार्ज है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो जो कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और हमें पता है कि कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट चार्ज कौन सा है, न्यूक्लियस का चार्ज है, और हमें पता है न्यूक्लियस का चार्ज किसके बराबर है, जेड ई के बराबर है। न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो जेड ई के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ई के बराबर होता है। तो ये जो हो जाएगा हमारा Q1 की जगह जो आ जाएगा वो जेड ई आ जाएगा, और Q2 की जगह जो आ जाएगा वो हमारा ई आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the nucleus and electron, because nucleus contains protons which are positive charge and electron is the negatively charged। तो यहाँ ये हमारा आ गया रिलेशन। तो यहाँ पे mv²/r जो है दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE/E/r²। तो यहाँ से हमारा ये r जो है एक r से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा mv² की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू ZE²/4πε0r। तो यहाँ से हमने निकाल लिया फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से हमने निकाल ली। लेकिन बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट है, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट हमें क्या बताता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है mvr दैट इज इक्वल टू nh/2π। और हमें पता है ये जो n होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है 1 2 3 एंड सो ऑन होती है। फिर हम यहाँ पे क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हमें यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन का रेडियस जो है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यानी कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका जो ऑर्बिट का जो रेडियस है r वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं। तो r की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी mv²/ZE/4πε0, और सेकंड हमारे पास ये आ गया mv²। तो दोनों इक्वेशन से हमें r की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी r इज इक्वल टू n² h²ε0 πmZe²। तो ये हमारे पास जो बोहर का जो हमारा स्टेबल ऑर्बिट है या स्टेशनरी ऑर्बिट है उसका रिलेशन हमारे पास क्या आएगा, r इज इक्वल टू n² h²ε0 πmZe²। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें कि h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ε0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है,
जेड जो है एटॉमिक नंबर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी कांस्टेंट है। तो ये सारा फैक्टर जो है ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सारा फैक्टर जो है ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हम देख रहे हैं कि जो रेडियाई है, परमिटेड ऑर्बिट की जो रेडियाई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जिस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड करती है, रेडियस आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। और एन जो है वो हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, 1 से स्टार्ट होती है इसकी वैल्यू। तो हमने देखा यहाँ से हमने रिलेशन निकाला कि जो रेडियाई हैं हमारी, जो हमारे परमिटेड ऑर्बिट हैं उनकी जो रेडियाई है वो कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि जो आर एन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो जो हमारा आर है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है यहाँ पे, जहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे परमिटेड ऑर्बिट हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर सकता है, तो जो उसकी रेडियाई है उनमें क्या रिलेशन है कि आर एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यानी कि वो एन के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। और हमें पता है जो एन है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो अगर हम एन की वैल्यू को 1 पुट करें तो जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आएगी R1 वो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और जब हम R की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। और अगर हम इसकी वैल्यू को 3 पुट करें तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो ऑर्बिट है इनका जो रेशो आ रहा है कितना आ रहा है, 1:4:9:16। इसका मतलब कि ये जो हमारे स्टेशनरी ऑर्बिट हैं ये हमारे इक्वली स्पेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे न्यूक्लियस है तो ये सारे के सारे जो ऑर्बिट हैं इनके बीच का जो गैप है वो सेम नहीं है। इनके बीच का जो गैप है यहाँ पे हमें ऐसे लग रहा है कि इनके बीच का जो गैप है वो सेम है। इस केस में ये जो गैप है वो सेम नहीं होता, बल्कि स्टेशनरी ऑर्बिट आर नॉट इक्वली स्पेस, यानी कि ये हमारे जो है इक्वली स्पेस नहीं होते। इनका जो ऑर्बिट का जो रेडियस है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है इन द रेशो ऑफ 1:4:9:16 फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट है इनके बीच का जो हमारी ये स्टेशनरी ऑर्बिट है इनके बीच का जो गैप है ये इक्वल नहीं होता, बल्कि इनका रेडियस जो है वो इंक्रीज होता जाता है। दे आर नॉट इक्वली स्पेस, their radius increase in the ratio of 1:4:9:16 एंड उनका जो रेडियस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस, दे आर नॉट इक्वली स्पेस। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है। तो हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे बोहर रेडियस क्या होता है। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है व्हाट इज़ द बोहर रेडियस। तो बोहर रेडियस क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बोहर रेडियस कहते हैं। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बोहर रेडियस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ द बोहर रेडियस एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बोहर रेडियस। तो यहाँ से हम देखेंगे बोहर रेडियस क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसका जो रेडियस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बोहर रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने रेडियस का जो ये एक्सप्रेशन निकाला है, इस वाले रेडियस का जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं इस वाले रिलेशन में, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, और इस केस में एन की वैल्यू जो है वो भी हमारी 1 हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यू अगर हम इसमें 1 पुट कर रहे हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ तो हमारी कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट की वैल्यू, एच की वैल्यू हमें पता है 6.63 × 10⁻34, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85, और पाई की वैल्यू, एम की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। तो सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है हमारे पास ये आया h² एप्सिलॉन नॉट पाई m e²। तो ये सारे फैक्टर हमें पता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू हमें पता है, और h की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू, m की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो न्यूमेरिकली जो बोहर हमें क्या मिलेगा, हमें बोहर का जो है
रेडियस मिलेगा और वो बोहर रेडियस किसके बराबर होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोहर रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी कि बोहर रेडियस में हमने क्या निकाला, हाइड्रोजन एटम का, यानी कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उसे ही हम बोहर रेडियस कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सिंस हमने देखा क्योंकि रेडियस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो आर जो है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जो सेकंड ऑर्बिट, हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो किसके बराबर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, और जो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑर्बिट का बोहर रेडियस है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है, और अगर हमें हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो हमें पता है एन की वैल्यू को अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही एन की वैल्यू थर्ड ऑर्बिट के लिए अगर हमें लिखना है तो ये 3 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अब तक हमने निकाला कि बोहर की थ्योरी क्या होती है, बोहर ने अपनी थ्योरी बताई कि किस किस के लिए वैलिड होती है। फिर हमने इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की वैल्यू में रिलेशन निकाला कि वो जो होती है एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। फिर हमने देखा कि जो हमारे स्टेशनरी ऑर्बिट हैं वो हमारे इक्वली स्पेस नहीं होते हैं। फिर हमने यहाँ पे बोहर का जो रेडियस है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। अब हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी होती है। अभी तो हमने रेडियस का रिलेशन निकाला है कि बोहर ऑर्बिट का जो रेडियस होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अब हमें निकालना है कि स्टेशनरी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो वी कैन ऑब्टेन द फॉर्मूला, तो हम ये निकाल सकते हैं वी कैन ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन परमिटेड ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट में जब भी इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट के अंदर जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है वो हमें इसमें निकालना है। तो ये हमें पता ही है कि बोहर के सेकंड पोस्टुलेट से हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है mv/r वो किसके बराबर होता है nh/2π के बराबर होता है। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगी nh/2πmr। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें हम r की वैल्यू पुट कर देंगे। ये r की वैल्यू जो अभी हमने यहाँ से फाइंड आउट की है, ये r की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की है, ये r की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे तो वी कैन ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमें मिलेगा यहाँ से दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ZE² 2h/0 इंटू 1/n। n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ये हमने देखा यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम इन द लोवेस्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग इन द हायर ऑर्बिट। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है n इज इक्वल टू 1, यानी कि जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट्स में जाते हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो हमारी डिक्रीज होती रहती है। क्योंकि यहाँ से हमने रिलेशन क्या निकाला कि वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि जो लोवेस्ट ऑर्बिट होता है, ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट्स में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। यानी कि न्यूक्लियस के पास वाले सबसे जो लोवेस्ट ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट्स में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो हमने देखा कि रेडियस में क्या रिलेशन है, r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², और वेलोसिटी में हमने निकाला कि वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो ये रिलेशन हमने यहाँ से फाइंड आउट किए हैं।
अगर हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें तो हाइड्रोजन एटम के केस में यहाँ पे फिर बताया गया है कि हाइड्रोजन एटम के केस में हमारा हाइड्रोजन एटम के केस में इसमें अगर हम देखें हाइड्रोजन एटम के केस में जेड की वैल्यू जो है वो अगर हम 1 ले लें और फर्स्ट ऑर्बिट में अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालें तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू को 1 ले लें और फर्स्ट ऑर्बिट में एन की वैल्यू को 1 ले लें तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आएगी हाइड्रोजन एटम के लिए उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सारी वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यू आएगी C/137, यानी कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन के ये अगर हमारा न्यूक्लियस है तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है C/137, वेयर C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी 3 × 10⁸8। नेक्स्ट फिर इसमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि स्टेशनरी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी को भी जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर सेकेंड बाय द इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जब भी हमारा ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 1 सेकंड में वो कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, कितने रेवोल्यूशन या कितने सर्कल कंप्लीट कर रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकंड में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे कितने चक्कर लगा रहा है 1 सेकंड में, उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है न्यू सिंबल, फ्रीक्वेंसी के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं दैट इज़ न्यू। और हमें पता है कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है v, लीनियर वेलोसिटी v जो होती है दैट इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा के बराबर होता है। और हमें पता है ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2π इंटू न्यू। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है ये हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये ओमेगा की जगह हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 2π इंटू न्यू, और न्यू की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है। न्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो न्यू किसके बराबर हो जाएगा, न्यू विल बी वेलोसिटी अपॉन 2πr, वेलोसिटी अपॉन 2πr। अब वेलोसिटी का जो रिलेशन हमने निकाला है वो हम इसमें पुट कर देंगे, और जो रेडियस का फॉर्मूला हमने निकाला है वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो दोनों की वैल्यू पुट करके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 1/4πε0 ZE² अपॉन NHR। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। और हमें पता है जो 1/4πε0 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम K भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने फिर यहाँ पे K लिख लिया। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास यहाँ पे निकला, तो फ्रीक्वेंसी जो हमारी निकली, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू KZE² अपॉन NHR। तो इस वाले रिलेशन में हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो रेवोल्यूशन कर रहा है 1 सेकंड में वो कितने रेवोल्यूशन करता है, उसे ही हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि बोहर के इस वाले वीडियो में हमने देखा कि बोहर के इस वाले वीडियो में हमने देखा कि बोहर के पोस्टुलेट, सबसे पहले हमने बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में देखा कि बोहर ने जो अपने मॉडल में जो थ्योरी थी वो पोस्टुलेट्स के टर्म्स में दी थी। बोहर ने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे, तो फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट्स और थर्ड पोस्टुलेट्स के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि बोहर की थ्योरी जो है वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए और हाइड्रोजन एटम्स के लिए जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए वैलिड होती है। फिर हमने जो परमिटेड एनर्जी लेवल्स हैं उनके जो हमारे परमिटेड, फिर हमने देखा कि ये जो हमारे परमिटेड एनर्जी लेवल्स हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो इक्वली स्पेस नहीं होते, बल्कि दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। फिर हमने सेकंड रिलेशन में हमने बोहर का रेडियस निकाला। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उसे हम बोहर रेडियस कहते हैं, जिसकी वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद हमने निकाला स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, तो वो हमने देखा कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। और फिर हमने देखा कि उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी,
C/137। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है, फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन भी हमने फाइंड आउट किया और उसकी वैल्यू जो आएगी KZe² /NHR। थैंक यू।